के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक हमारे सामने सबसे पहले आता है गोल्ड, एंड देन फिर हमारे सामने आता है यहाँ पर यूएस ऑयल। ये दोनों ही पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों पेयर्स में हम लोग हमेशा मोर देन 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम 4 आवर का टाइम फ्रेम ये सबसे बेस्ट होता है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हमें इसमें लेवल्स क्रिएट करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसआर इंटरचेंज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये एसआर इंटरचेंज क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से आपके सेकंड पार्ट आता है फॉरेक्स के बाद, जिसे हम लोग क्रिप्टो कहते हैं बेसिकली। क्रिप्टो में हमारे पास सबसे बेहतरीन हम बिटकॉइन ही यूज़ करते हैं। सिर्फ क्रिप्टो में बिटकॉइन का ही यूज़ करता हूँ। सो बिटकॉइन में हम सेम, इसमें भी हम लोग मोर देन 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेवल क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर क्रिएटिंग द लेवल्स। सो इस तरीके से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले, इससे पहले आपको एसआर इंटरचेंज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एसआर इंटरचेंज जनरली है क्या। ये आपके सामने याद रखना, ये सबसे ज़्यादा आएगा, मोस्ट अपेयरिंग जोन या लेवल्स है ये पूरी मार्केट का। सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि जब भी मार्केट किसी भी एक ऊपर या नीचे के जोन को, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, जैसे एक सपोर्ट बना, एक रेजिस्टेंस बना, एक सपोर्ट बना, एंड देन सपोर्ट टूट गया। तो सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट जनरली, जैसे ये हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज अ सपोर्ट जोन, तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करने लग जाती है। दैट इज हाउ द एसआर इंटरचेंज, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में इंटरचेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया है, दिस इज द इंटरचेंज। और ये मार्केट में सबसे ज्यादा आता है, इसी को हम लोग इंटरचेंज कहते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट पर दिखा देता हूँ जनरली। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इसके लिए गोल्ड में लेके चलता हूँ आपको। यू कैन इजीली सी द गोल्ड। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर हमारे सामने 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और मैं इसको 4 आवर में आपको दिखाया। तो मैंने क्या बोला, गोल्ड में आपको 4 आवर का यूज़ करना है, 1 डे का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको करने की। सो यू कैन सी, यहाँ पर हमारे सामने रेजिस्टेंस था और इस जगह मार्केट ने इसको सपोर्ट में क्रिएट कर दिया। सो जनरली इस तरीके से हम लोग एसआर इंटरचेंज का यूज़ करते हैं। बाकी देखो, इसमें आपको दोबारा से माइनर सपोर्ट्स दिखा देता हूँ मैं। ये रहे आपके माइनर सपोर्ट्स, यू कैन सी, एंड ये आपके सामने दोबारा से एक और एसआर इंटरचेंज यहाँ बना हुआ है। आप देखोगे कई सारे जोन्स हैं, देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया, एंड देन ये रेजिस्टेंस बन गया। अब जिस वक्त ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मूव सारा हमारे फेवर में है। ये मूव जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा मूव जो भी ये 430 पिप्स, 400 पिप्स का जो मूव है, 450 पिप्स, बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ये हेवन है एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक दिस। एंड फिर से आप देख सकते हो सपोर्ट, एंड देन मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से करीब 7,000 पॉइंट ऊपर जा चुकी है, एंड अगेन यहाँ रेजिस्टेंस बना के 15,000 पॉइंट नीचे आ चुकी है, एंड देन दोबारा यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट 8,000 पॉइंट ऊपर, एंड देन फिर दोबारा यहाँ से 4,000 पॉइंट ऊपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो लेवल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 7,000 पॉइंट फिर से ऊपर, एंड यहाँ से आप देख सकते हो दोबारा से 7,000 पॉइंट, एंड अभी जनरली 10,000 पॉइंट ही मार्केट लाइव अभी करके हमारे सामने आ रही है। तो जनरली इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास जोन्स ही होते हैं। हमें कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जोन्स के बाद, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे यूज़ करेंगे उस इम्पॉर्टेंट कैंडल को। इसमें से रिफाइन हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना है, हम सारी चीज़ों को यहाँ बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते।
ओके, सो आई थिंक आपको एसआर इंटरचेंज के बारे में समझ में आ गया होगा, जोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये मार्केट में हर बार काम करते हैं। कभी कभी फेल हो सकते हैं क्योंकि ये हम लार्जर टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं पहले जोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइज आप इसमें अगर आपको करना है तो मिनिमम मिनिमम लाइव मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको हर एक जोन को 100 बार चलना होगा। 100 बार रेजिस्टेंस, 100 बार सपोर्ट, 100 बार एसआर इंटरचेंज। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा पता चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से जोन को यूज करती है। इससे बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। मिनिमम यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ आपको 100 बार करके देखना पड़ेगा। ये 100 बार आप करोगे तो आपके जो करीब 2 से 3 महीने हैं वो एज यूजल स्पेंड हो जाएंगे। 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस आपको लेवल्स में आ जाएगा और बिलीव मी लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। इनके ऊपर क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दैट इज हाउ द मेजर पेयर्स वर्क। कौन सा टाइम फ्रेम किस में यूज करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये टाइम फ्रेम जो है ये हमारे स्टेप 1 के लिए यानी कि लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए। नाउ अब हमारे पास सेकंड टाइम फ्रेम, सेकंड स्टेप आता है, स्टेप नंबर 2, जिसमें हम लोग जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। यहां पर वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है ये एग्जीक्यूशन के लिए है, यानी कि अब मैं जो बात करूं आपको इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, दिस इज फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन या ट्रेड लगाना, प्लेस करना, ट्रेड प्लेसिंग के लिए। तो ट्रेड प्लेसिंग के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 मिनट्स और साथ ही साथ 5 मिनट्स होता है। ये जो टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूं ये हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ये दोनों ही टाइम फ्रेम मैं यहां लिख देता हूं। ये दोनों ही टाइम फ्रेम, अभी मैं आपको हर तरीके के रिस्क रिवॉर्ड्स के बारे में बताता हूं। ये आपके जो टाइम फ्रेम है हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए होते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और इन इन टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं तो जनरली जो रिस्क रिवॉर्ड है वो वजीर निकल के आता है। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज वजीर। वजीर का मतलब होता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो करीब 1:7 से 1:49 तक, इसके अंदर मैक्सिमम हमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मिल जाता है। लेकिन इसमें हाई रिस्क का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी पोजीशंस फेल भी होती हैं, तब जाके कोई एक वजीर पोजीशन बनती है एंड देन वो काम करती है। जैसे किसी एक जगह पर मार्केट में हमें मूव चाहिए लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो बार बार फेल करके आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो 3 लो टूट गए तो 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 3 कैंडल्स फेल हो गई, 3 लो टूट चुके हैं एंड देन लास्ट में हमें जो पोजीशन मिली है उसमें जाके हमें एग्जाम्पल के लिए 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है या 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो इसमें से हमें बाकी के 3 रिस्क काट देने हैं, तो 1:7 इसमें मिलेगा या 1:17। दिस इज हाउ द हाई रिस्क रिवॉर्ड वर्क्स। ये इसी तरीके से काम करता है। इसमें इनिशियल पोजीशंस गलत हो सकती हैं लेकिन क्योंकि हम लोग 4 आवर के जोन पर है तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठ पा रही है, तो वो किसी पैटर्न को बना के लो तोड़कर देन उठ रही है। तो ऐसे में बहुत सारी पोजीशंस हो सकता है लगातार 4-4, 5-5 लॉसेस की स्ट्रीक्स होती हैं, देन उसके बाद मार्केट काम करती है। अब ऐसी स्ट्रीक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है अब मैं इसमें आपको एक्सटेंड करके बताता हूँ। ये बेसिकली ये सिर्फ हाई रिस्क रिवॉर्ड्स के लिए है, तो ऐसी कंडीशन ना हो पाए हमारे पास, ठीक है, ऐसी कंडीशन ना हो जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके लिए हम लोग कॉस्ट ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ट्रेलिंग का मतलब होता है जब हम लोग अपने एक डेफिनेट रिस्क रिवॉर्ड लेने के बाद मार्केट में अपनी स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट एंट्री पर लगा देते हैं। जैसे कभी भी मार्केट अगर हमारे पास इस तरीके से आ रही है देन
डाउन आ रही है, तो हमने यहाँ पर एक एंट्री ली है। यू कैन सी वी हैव ए एंट्री एट दिस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें जो स्टॉप लॉस है वो जनरली यहाँ लगाया हुआ है। दिस इज माय स्टॉप लॉस। ओके, दिस इज द एसएल। एंड मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो जनरली बहुत ऊपर है, मतलब आप कह सकते हो कि मैं बस रेंज बता रहा हूँ। ये मेरा जो टीपी है, यहाँ पर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो बेसिकली 1:15 है एग्जाम्पल के लिए। इसमें बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं क्योंकि हाई रिस्क है ना, तो रिवॉर्ड भी हाई होता है। तो 1:15 में अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कॉस्ट ट्रेलिंग का इस्तेमाल करता हूँ कि अगर मार्केट मेरे फेवर में जाके 1:2 या 1:1.5 से ऊपर चली जाती है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास 1:1.5 से लेके 1:1 तक अगर मार्केट चली जाती है तो मैं अपनी स्टॉप लॉस को एंट्री पर सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने आप को रिस्क फ्री कर चुका हूँ। इससे क्या स्टेप होता है कि इससे मार्केट में हमारे पास ऐसी कंडीशन से बचने के उपाय निकल जाते हैं। अब देखो, इसमें मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाया, इसमें करीब हमारे पास हर किसी में 1:2 से ऊपर का रिवॉर्ड इसमें मिला है। 1:2 से ऊपर का रिवॉर्ड मिला है, तो इसमें आप कह सकते हो कि हमें यहाँ पर हमारा कोई नुकसान नहीं है जनरली, लेकिन आगे जाके जो पोजीशन है उसमें डायरेक्ट पूरा रिवॉर्ड मिला है, उसमें से हमें बाकी के लॉसेस को काटना नहीं पड़ा। यहाँ 3 लॉसेस होने के बाद मुझे 1:10 में से 3 लॉसेस काट के 1:7 नहीं मिला, मुझे पूरे 1:10 मिले। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक सिंपल से कॉस्ट ट्रेलिंग की वजह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये हाई रिस्क रिवॉर्ड्स में होता है बेसिकली, उनमें हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है जिसे हम लोग ट्रेड प्लेसिंग में थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंट्राडे है एंड ये सजेस्ट मैं बेसिकली खुद के लिए तब करूंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट आता है मीडियम रेंज, जो ट्रेड प्लेसिंग के होते हैं, विच इज़ द मीडियम रेंज। जो रिस्क रिस्क होता है, हाई रिस्क नहीं होता, वो मीडियम रेंज रिस्क होता है। मीडियम रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि हम इसमें हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स मीन्स, ये मैंने कुछ रिस्क रिवॉर्ड्स के लिए अपने कुछ नाम बनाए हुए, दिस इज द हॉर्स। तो मैंने इस हॉर्स का बेसिकली जो नाम है वो इसके रिस्क रिवॉर्ड पे लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे पास 1:1.2 से लेके 1:1.5 तक का जो रिस्क रिवॉर्ड है, दिस इज कॉल्ड द हाई रिवॉर्ड। ये हाईली एक्यूरेट होता है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, मतलब इसमें पॉजिटिव होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके लिए जो हम लोग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं वो जनरली 15 मिनट्स का होता है या फिर 30 मिनट्स का होता है। और ये बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो, मतलब इसमें एक पोजीशन लगाते हैं तो हो सकता है वो आपकी मिनिमम 10 घंटे तक एक पोजीशन पर ट्रेड कंटिन्यू करे। 10 घंटे एवरेज है, कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाती है, कभी कभी 2 घंटे में भी हो जाती है, लेकिन एवरेज है कि 10 घंटे। कोई कोई पोजीशन अटक जाए, कंसोलिडेट हो जाए तो शायद, या फिर वीकेंड आ जाए, ऐसे में पोजीशन अटक सकती है एंड देन वो एवरेज 10 घंटे या 8 से 10 घंटे के बीच में पोजीशन खत्म होती है। इसमें हम लोग मीडियम रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। इसके अंदर किस तरीके से लॉट लगाया जाता है, ट्रेड मैनेज की जाती है, वो मैंने अपने ट्रिपल ट्रीट के अंदर बेसिकली बताया हुआ है। जैसे आप, ये क्रैश कोर्स है, इसी तरीके से ट्रिपल ट्रीट का एक क्रैश कोर्स मैंने बनाया हुआ है। उसे आप देखोगे तो जिसको भी रिस्क रिवॉर्ड्स में प्रॉब्लम है, जिसको आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम और सीएमएस कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम समझना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला एक ट्रेड क्रैश कोर्स ले सकते हो। ये भी इसी की तरह है, ये भी फ्री है, इसमें भी कोई वो नहीं है। सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज रहते हैं वही 20-50 रुपए के, वो देने होते हैं, बाकी ये फ्री है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इन्हें मैं ज़्यादा अमाउंट में नहीं बेच सकता, ऑब्वियस सी बात। दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स। ठीक है, ये क्रिएटेड नहीं है मेरे द्वारा, इसलिए मैं इनको फ्री करता हूँ, इनको मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। एमएमसी क्रिएटेड है, तो एमएमसी को मैं बेसिकली करता हूँ क्योंकि उसमें मैंने मेहनत लगाई है, मैंने उसमें टाइम दिया है, 7-8 साल टाइम दिया है, दैट्स वाई उसे मैंने एक अमाउंट पे सेट करा हुआ है। वो मेरा एफर्ट है। बट दीज आर, ये भी एफर्ट्स हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है कि इनके लिए मैं 7-8 हज़ार के कोर्सेज में इनको ढाल दूं बेसिकली। दिस इज जस्ट सिंपल थिंग, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग्स में